अब है मराठा साम्राज्य और पेशवाओं का इतिहास। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? मराठा साम्राज्य के उदय के पीछे महाराष्ट्र क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र की जलवायु, वीर शिवाजी का व्यक्तित्व और महाराष्ट्र के क्षेत्र में चल रहे धार्मिक आंदोलन। इस धार्मिक आंदोलन के नेताओं में हमें तुकाराम, एकनाथ, रामदास के नामों का उल्लेख मिलता है। अब शिवाजी का परिचय। शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र के शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित शिवनेरी देवी के मंदिर में हुआ था, इसलिए इनका नाम शिवाजी पड़ा। दूसरा है शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। भोसले ही शिवाजी का वंश था। तीसरा, वीर शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। वीर शिवाजी ने दादाजी पंत की उपस्थिति में महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित रायरायरी की पहाड़ी पर हिंदू पद पातशाही और मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए तन मन और धन अर्पित करने की कसम खाई। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 में बीजापुर राज्य में स्थित सिंहगढ़ के किले को छीन लिया। इसके बाद शिवाजी ने तोरण, चाकर, सुया जैसे किले को विजित किया। शिवाजी और अफजल खां 1659 ईस्वी। अफजल खां बीजापुर का सरदार था। इसने अपने प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बांदा को लेकर अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को भेजकर शिवाजी से महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ जिले में मिलने के लिए कहा था। क्या? अफजल खां बीजापुर का सूबेदार था। इसने अपने प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बांदा को लेकर अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को भेजा। शिवाजी से महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में मिलने के लिए कहा। शिवाजी ने भी अपने दूत गोपीनाथ को भेजकर मिलने की शर्त को कबूल किया और अफजल खां को पराजित कर दिया। शिवाजी और शाइस्ता खां का संघर्ष होता है 1643 में। शिवाजी और शाइस्ता खां का संघर्ष 1663 में। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा और मुख्य सेनापति था। इसने अपनी सेना को पूना में रखकर शिवाजी के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा की। तत्पश्चात शिवाजी ने गुरिल्ला या छापा मार युद्ध पद्धति को अपनाते हुए आधी रात में बरसात के समय आक्रमण करके शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। नोट: वर्ष 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। कब? 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। शिवाजी और जयसिंह का संघर्ष 1665 से 1666। जयसिंह औरंगजेब का मुख्य सेनापति था। इसने शिवाजी के क्षेत्र में आकर शिवाजी से एक संधि की थी। संधि का नाम था पुरंदर की संधि, जो 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 को। यह संधि अंग्रेजों के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। इसके द्वारा शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगल बादशाह को दे दिए। इसी के अनुसार शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी
को मुगलों की सेवा में आगरा में भेजा। यहाँ पर संभाजी को 5,000 के मनसब का पद मिला। इसी संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 1666 ईस्वी में औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंचे थे। लेकिन जब शिवाजी को 5,000 के मनसब वाली लाइन में खड़ा किया गया, तब शिवाजी ने इसे अपमान मानकर विद्रोह कर दिया। इसी समय शिवाजी को आगरा में स्थित जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था। इस समय शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जय सिंह के पुत्र राम सिंह को मिली थी। शिवाजी ने अपने हमशक्ल हीरे जी फर्जंड को अपने स्थान पर बैठाकर मिठाई की टोकरी में बैठकर बाहर आ गए थे। इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में शुरू हुआ। इसे संपन्न करने के लिए वाराणसी के पंडित गंगा भट्ट या विशेश्वर भट्ट, जिन्होंने कायस्थ धर्म की स्थापना की और प्रताप नामक पत्रिका लिखी थी, इन्हीं को बुलाया था राज्याभिषेक करने के लिए 6 जून 1764। लेकिन 17 जून 1674 में शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई। इसलिए राज्याभिषेक को अशुभ मानकर इसे रोक दिया गया। शिवाजी ने दूसरी बार राज्याभिषेक सितंबर 1664 को तांत्रिक तरीके से प्रसिद्ध उज्जैन के तांत्रिक निश्चल पुरी गोसाई से संपन्न करवाया था। इसी समय शिवाजी का तुलादान भी किया गया था। शिवाजी के अंतिम दिन शिवाजी द्वारा विजित अंतिम किला जिंजी का किला था। वर्ष 1680 में ज्वर बुखार के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। 1680 में 1627 पैदा हुए और 1680 में मृत्यु हो गई। इसी समय इनकी 7 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 7, जिसमें से पुतलीबाई शिवाजी की मृत्यु के समय सती हो गई थी। अब है शिवाजी का प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। इस प्रशासन के मुखिया शिवाजी स्वयं थे। अपनी सहायता के लिए अष्टप्रधान परिषद का निर्माण किया था। अष्टप्रधान परिषद में 8 मंत्री थे, लेकिन ये सचिवों की तरह काम करते थे। शिवाजी इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अष्टप्रधान परिषद में पहला था पेशवा, जिसको हम लोग मुख्य सेनापति या प्रधानमंत्री कहते हैं। अमात्य या मजूमदार, जो कि अर्थ या वित्त मंत्री था। तीसरा सचिव या सुरनवीस, पत्राचार विभाग का प्रमुख था। सुमंत या दबीर, जो कि विदेश मंत्री थे। वाक्यान्वीस, ये गृह मंत्री थे। सेनापति सेना का प्रधान था। न्यायाधीश और पंडित राव धार्मिक विभागों का प्रमुख था। इनमें न्यायाधीश और पंडित राव को युद्ध में जाने की अनिवार्य नहीं था, बाकी सबको युद्ध में अनिवार्य था जाना। अब प्रांतीय प्रशासन। शिवाजी के समय प्रांतों को शिवाजी के समय प्रांतों को सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी के समय प्रांतों को शिवाजी के समय प्रांतों को सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी के समय सरसूबा और उसका मुखिया को सूबेदार था। शिवाजी के समय में कुल 4 प्रांत थे। सबसे 4 प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत
और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी प्रांत। उत्तरी प्रांत का जो मुखिया था वो मोरो त्रयंबक पिल्लई था। उत्तरी प्रांत का मुखिया मोरो त्रयंबक पिल्लई, दक्षिणी का रघुनाथ, दक्षिण पश्चिम का अन्नाजी दत्त, दक्षिण पूर्वी का दंतोजी पंत। नोट, शिवाजी के प्रशासन की अंतिम इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया को पटेल या पाटिल होता था। अब है शिवाजी की सेना। शिवाजी की सेना का आधार तोप, नौसेना, किले, पैदल सेना, घुड़सवार सेनाएं थी। शिवाजी के पास लगभग 200 तोपें थी। इनको शिवाजी ने डचों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से खरीदा था। शिवाजी के पास 200 से 250 तक किले थे और किले में ही सेना रखी जाती थी। शिवाजी के पास नौसेना भी थी। प्रमुख नौ सैनिक अड्डे शिवाजी के कल्याणी और भिवंडी में थे। शिवाजी के प्रमुख 9 सैनिक अड्डे कल्याणी और भिवंडी में थे। शिवाजी के पास पैदल सेना भी थी। इसमें समाज के सभी वर्गों को भर्ती किया जाता था। सबसे छोटी सैनिक टुकड़ी के मुखिया को वायक, सबसे छोटी सैनिक टुकड़ी के मुखिया को वायक, वायक के बाद हवलदार होता था, जुमलेदार, उसके ऊपर 1 हजारी, सप्त हजारी, फिर सारे नंगे। यानी सेना की जो रैंकिंग थी, सबसे छोटी सैनिक टुकड़ी के मुखिया को वायक, हवलदार, सबसे छोटा वायक, हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, सप्त हजारी और सारे नौबत। यानी वी, वायक, हवलदार, जुमलादार, वायक, हवलदार, VHJ, वायक, हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 7 हजारी और सरे नौबत। यही सेना का मुख्य प्रधान भी होता था। कौन? ये सारे नौबत। शिवाजी की घुड़सवार सेना 2 भागों में बटी होती थी। एक थी वागीर, दूसरी थी सिलेदार। वागीर स्थायी सेना थी और सिलेदार अस्थायी सेना थी। शिवाजी की अश्वरोही सेना में हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 5 हजारी, सरे नौबत अर्थात मुख्य सेनापति आता था। कौन कौन? हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 5 हजारी, सरे नौबत। शिवाजी का धार्मिक और आर्थिक नीति। धार्मिक और आर्थिक नीति। तो धार्मिक नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। धार्मिक नीति शिवाजी की सहिष्णुता की थी। शिवाजी की अन्य नीतियों की कटु आलोचना करने वाला खाफी खां। शिवाजी की अन्य नीतियों की कटु आलोचना करने वाला खाफी खां था, लेकिन शिवाजी की धार्मिक नीतियों की प्रशंसा इसने की थी। शिवाजी ने अहमदनगर के सरदार मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया। अहमदनगर के सरदार मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया और कृषकों से प्रारंभ में उनकी आय का 1/3 भाग, जबकि अंत में 2/5 भाग राजस्व के रूप में वसूले। शिवाजी के अर्थमंत्री अन्नाजी दत्तो थे। इनके माध्यम से ही शिवाजी ने उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि को विभाजित किया था। अब है चौथ क्या होता था? यह शिवाजी की आय का मुख्य साधन था। अपने पड़ोसी राज्यों से शिवाजी उनकी आय के 1/4 भाग के रूप में वसूलते थे और उसके बाद उस राज्य पर आक्रमण नहीं करते थे, इसलिए इसे सुरक्षा कर भी कहा जाता था। सरदेशमुखी क्या है? शिवाजी
स्वयं को वंशानुगत रूप से सरदेशमुख मानते थे, इसलिए अपने पड़ोसियों और अपने राज्य की जनता से उनकी आय के 1/10 भाग के रूप में सरदेशमुखी वसूलते थे। शिवाजी स्वयं को वंशानुगत रूप से सरदेशमुख मानते थे, इसलिए अपने पड़ोसियों और अपने राज्य की जनता से उनकी आय का 1/10 भाग के रूप में सरदेशमुख वसूल करते थे। नोट: शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र संभाजी मराठा छत्रपति बना था। संभाजी के बाद राजाराम और इसके बाद शिवाजी द्वितीय, यानी संभाजी, राजाराम और शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय की संरक्षिता इनकी माता ताराबाई ने दी थी। पिता का नाम राजा राम था। शिवाजी द्वितीय के बाद साहूजी महाराज मराठा छत्रपति बने, लेकिन इनके समय में ही महाराष्ट्र का उत्तरी एवं दक्षिणी महाराष्ट्र में विभाजन हो गया। उत्तरी महाराष्ट्र की राजधानी सतारा थी, यहीं से साहूजी महाराज शासन करते थे, जबकि दक्षिणी महाराष्ट्र की राजधानी कोल्हापुर, जो कि ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ रहती थी। कोल्हापुर में ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ रहती थी। उत्तरी महाराष्ट्र सतारा साहूजी महाराज रहते थे। साहूजी के बाद राजा राम द्वितीय अंतिम मराठा छत्रपति बना। इसी के समय में वर्ष 1750 में संगोला समझौता हुआ। अब मराठा राज्य का मुखिया या कर्ता धर्ता मराठा छत्रपति नहीं बल्कि मराठा पेशवा बन गया और छत्रपति सतारा दुर्ग में कैदी की भांति रहने लगे। ये कहते हैं शिवाजी के बाद कौन बना? संभाजी। संभाजी के बाद राजाराम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय। संरक्षिता ताराबाई थी, पिता राजा राम थे। उसके बाद साहूजी महाराज। साहूजी महाराज के समय में ही महाराष्ट्र को उत्तरी और दक्षिणी भागों में 2 भागों में बट गया था। उत्तरी की राजधानी सतारा, दक्षिणी की कोल्हापुर। सतारा में साहूजी महाराज रहते थे, कोल्हापुर में ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ रहती थी। साहूजी महाराज के बाद आए राजा राम द्वितीय। 1700 राजा राम द्वितीय के समय में 1750 में संगोला समझौता हुआ, जिसमें पेशवा कर्ता धर्ता बन गया और छत्रपति सतारा में जाके रेस्ट करने लगे। अब क्या है? मराठा पेशवाओं का इतिहास देखते हैं यहाँ। मराठा पेशवाओं का इतिहास। तो पहले हमारे पेशवा थे बालाजी प्रथम या बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720। 1713 से 1720 यह मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक था। मराठा छत्रपति साहूजी महाराज के निर्देश मराठा छत्रपति साहूजी महाराज के गर्दिश के दिनों में इसने सहयोग प्रदान किया था। इसलिए जब साहूजी महाराज छत्रपति बने तब इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को मराठा पेशवा बनाया था। दिल्ली की संधि 1719 में हुई थी। यह संधि मराठों और मुगलों के मध्य हुई थी। इस पर मराठों की तरफ से साहूजी महाराज और मुगलों की तरफ से रफी-उद-दरजाद ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि के माध्यम से साहू को मुगलों ने महाराष्ट्र का क्षेत्र पर स्वामी माना था। इस संधि के माध्यम से साहू को मुगलों ने महाराष्ट्र के क्षेत्र का स्वामी माना था और दक्कन के 6 प्रांतों से चौथ एवं सरदेशमुखी देने की बात कही थी। इस संधि के द्वारा मुगल सरदार सैयद बंधुओं को मराठा की तरफ से सैनिक सहयोग देना था। नोट: कालांतर में 15,000 की सैनिक सहायता
सैयद बंधुओं को मराठों की तरफ से दी गई। फलतः सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से मुगल बादशाह फर्रुखसियर को उसकी गद्दी से उतार दिया और उसके स्थान पर रफी दर्जात को गद्दी पर बैठा दिया था। सैयद बंधुओं का इतिहास देखें हम लोग। उत्तर कालीन मुगल बादशाहों के समय में ईरानी, तुरानी और अफगानी, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी दल बने हुए थे। मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी दल बने हुए थे। इसमें हिंदुस्तानी मुस्लिमों के दल के नेता के रूप में अली बंधु, सैयद बंधु विद्यमान थे। बड़े वाले का नाम अब्दुल्ला अली, जबकि छोटे भाई का नाम हुसैन अली था। अब्दुल्ला और हुसैन अली। इन्होंने भारत में किंग मेकर की भूमिका निभाई या किंग मेकर के नाम से जाना गया। इन्होंने मुगल काल में कुल 4 बादशाहों को सत्ता दिलाई। फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। यह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। पेशवा बनते ही इसने मुगलों के प्रति अपनी नीतियों की घोषणा करते हुए कहा कि आओ मिलकर इस मुगल वृक्ष की जड़ पर प्रहार करते हैं, इससे इसकी शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्रपति साहू जी ने कहा था, तुम यह काम कर सकते हो क्योंकि तुम योग्य पिता की योग्य संतान हो। अब पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। यह युद्ध बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुआ था। इसमें निजाम की पराजय हुई। फलतः निजाम को मुंगी शिवगांव की संधि 1728 करके मराठों को चौथ देना स्वीकार किया। निजाम को मुंगी शिवगांव की संधि 1728 में करके मराठों को चौथ देना स्वीकार किया। बाजीराव की गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड की विजय। इसी समय पेशवा ने गुजरात और मालवा प्रदेश को मराठा राज्य का हिस्सा बनाया। इसके समय में बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल था। छत्रसाल के ऊपर इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने आक्रमण कर दिया था। फलतः छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम के सहयोग लेकर बंगश को पराजित कर दिया और बाजीराव के सम्मान में बुंदेलखंड में एक दरबार लगाया, जिसमें प्रसिद्ध नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया गया था। बाजीराव प्रथम के समय में ही कई मराठा सरदारों का उद्भव हुआ। बाजीराव प्रथम के समय में ही कई मराठा सरदारों का उद्भव हुआ, जिसमें पहला था बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया और नागपुर के भोसले। बालाजी बाजीराव या बालाजी द्वितीय 1740 से 1761। इसी के समय में वर्ष 1750 में संगोला समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से मराठा राज्य का वास्तविक प्रधान पेशवा बन गया था और पेशवा पूना में, जबकि मराठा छत्रपति सातारा में रहता था। इसी के समय में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के ऊपर आक्रमण कर उससे 12 लाख रुपए
चौथ के रूप में बसवीरा और उड़ीसा का राज्य भी प्राप्त कर लिया। इस तरह कटक का क्षेत्र मराठा साम्राज्य का अंग बन गया था। लेकिन रोघवा यही नहीं रुका, दिल्ली पहुंचकर और दिल्ली में मुगल बादशाह मीर बख्शी और अहमद शाह अब्दाली के एजेंट नज्म-उद-दौला को पराजित कर दिया। इसके पश्चात रघुवा अपनी सेना लेकर पंजाब पहुंच गया। यहीं पर अहमद शाह अब्दाली का पुत्र राजकुमार तैमूर राज कर रहा था। इसको पराजित करके मराठों ने पंजाब छीन लिया। अब मराठा घोड़े बिना रुके कटक से अटक तक दौड़ सकते थे। मराठों की इसी कार्रवाई ने पानीपत के तृतीय युद्ध को जन्म दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने कुछ भारतीय शक्तियों का साथ लेकर मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के सेनापति बालाजी बाजीराव के सेनापति सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और इब्राहिम खां गर्दी को पराजित कर दिया। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने कुछ भारतीय शक्तियों का साथ लेकर मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के सेनापतियों सदाशिवराव, विश्वासराव, इब्राहिम खां गर्दी को पराजित कर दिया। इसी के समय प्रत्यक्षदर्शी काशीराज इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित था। पेशवा की पराजय की सूचना व्यापारियों ने कूट भाषा में दी। पेशवा को पराजय की सूचना व्यापारियों ने कूट भाषा में दी। कहा, युद्ध में दो मोती अर्थात सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव विलीन हो गए। इस युद्ध में इब्राहिम खां गर्दी के नेतृत्व में मराठों का भारी भरकम तोपखाना भी काम नहीं आया, जबकि अहमद शाह अब्दाली की ऊंटों के ऊपर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। इस युद्ध में ऐसा कोई मराठा परिवार नहीं था जिसने अपना सगा संबंधी न खोया। इसलिए काशीराम पंडित ने लिखा कि यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। पेशवा भी इस युद्ध की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वर्ष 1761 में ही इसकी मृत्यु हो गई। माधवराव बालाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद यह पेशवा बना। इसने मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। वर्ष 1772 ईस्वी में मराठों ने प्रयागराज के ऊपर आक्रमण करके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण से मुक्त कराकर अपने अधीन दिल्ली में स्थापित किया। लेकिन पेशवा की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। इसके बाद बना नारायण राव। यह माधवराव का भाई था। इसके चाचा रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य के विभाजन की बात कही, लेकिन जब नारायण राव ने इसे स्वीकार नहीं किया तब रघुनाथ राव ने इसका वध कर दिया। नारायण राव अब माधव नारायण राव, यह नारायण राव का पुत्र था। इसको तत्कालीन मराठा सरदार नाना फडणवीस ने अपने संरक्षण में लेकर पेशवा बनाया था। नाना फडणवीस, जो कि मराठा मस्तिष्क कहे जाते थे, उन्होंने 12 भाई परिषद की स्थापना करके पेशवा के शासन को शक्तिशाली बनाया। इसके पश्चात रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर ली और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने रघुवा को पेशवा बनाने का वादा किया। इसके तहत रघुवा की इसी
दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई ने आंग्ल मराठा युद्ध को जन्म दे दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी। इस युद्ध के समय मराठा पेशवा माधव नारायण राव जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। पुरंदर की दूसरी संधि मार्च 1776 में। यह संधि पेशवा अर्थात पूना दरबार और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में हुई थी। इसके द्वारा सूरत की संधि की शर्तों को अंग्रेजों ने अस्वीकार करने की बात कही, लेकिन निर्देशक मंडल ने सूरत की संधि को अस्वीकार नहीं किया। इसलिए इसके द्वारा सूरत के अंग्रेज रघुवा को संरक्षण देते रहे। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी। इस संधि के पूर्व अंग्रेजों को मराठों ने तालगांव और बड़गांव के युद्ध में पराजित कर दिया। फलतः अंग्रेजों को बड़गांव की यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी। सलाबाई की संधि 1782। यह संधि अंग्रेजों और पूना दरबार के मध्य हुई। इस संधि में मध्यस्थता सिंधिया ने की, इसलिए इसको तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने माधवराव को पेशवा कबूल किया। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष छोड़ दिया। अब उसे 35 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष छोड़ दिया। उसे अब 3.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई। नोट: 1795 में नाना फडणवीस के रवैये से तंग आकर पेशवा माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी। अब है बाजीराव द्वितीय 1795 से 1817। इसी के समय में द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए। यह रघुनाथ राव का पुत्र था। सिंधिया का साथ होलकर के भाई बिठूर जी की निर्मम हत्या कर दी। यह रघुनाथ राव का पुत्र था। इसने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई बिठूर जी की निर्मम हत्या कर दी। इससे होलकर ने इसे पूना से भगा दिया था। अब है बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802। यह संधि अंग्रेजों और बाजीराव के बीच हुई। इसके द्वारा ताप्ती नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी एवं सूरत नगर को अंग्रेजों को मिले। ताप्ती नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी का क्षेत्र एवं सूरत अंग्रेजों को मिल गया। इसके द्वारा अंग्रेजों को लगभग 2/3 भाग मराठों से मिल गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। इस युद्ध के समय मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेस्ली था। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। यह संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार भोसले के बीच में हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को। यह संधि अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई थी। अब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। इस समय मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय जबकि अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। पूना की संधि 1817 में। यह संधि बाजीराव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ग्वालियर की संधि 1818 में। यह संधि अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य। मंदसौर संधि 1818 में। यह संधि होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई। यह संधि होलकर और अंग्रेजों के मध्य किसी भी मराठा सरदार की अंग्रेजों के साथ यह अंतिम संधि था। नोट: पूना की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठूर गांव भेज दिया था। आखिरी पॉइंट, अंतिम मराठा छत्रपति अप्पा साहब थे।
क्या है? अंतिम मराठा छत्रपति कौन थे? अप्पा साहेब थे। ये हुआ समाप्त।